शिक्षक साथियों नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन की। यह महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, जिसको हम लोग ईएसबी बोलते हैं, यानी एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड, जो भोपाल के अंदर स्थित है, वहां से एक आदेश जारी हुआ है। और ये आदेश कह सकता हूं यह परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका है। और यह प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापन कर रहे शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा 2026 का आयोजन किया जा रहा है। अब इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें, आपने वैसे नोटिफिकेशन पढ़ लिया होगा, फिर भी मैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें आप तक लेकर आ रहा हूं जिनको आपको जानना अति आवश्यक है। तो शिक्षक साथियों, अब लास्ट तक आप हमारे साथ बने रहिएगा और हम डिस्कस करने वाले इन चीजों को, जो इसके अंदर छुपी हुई चीजें, हिडन चीजें हैं, जिसको इस नोटिफिकेशन के अंदर बताया गया है। आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि यानी 21/8/2026 से स्टार्ट होगा और अंतिम तिथि है 4/9/2026 यानी 4 सितंबर 2026 तक है। और यदि आप जो कुछ भी एंट्री करते हैं फॉर्म भरने के दौरान, उसमें कोई त्रुटि होती है तो 9 सितंबर 2026 अंतिम दिन रहेगा। और परीक्षा का दिन जो डिसाइड किया गया है वो 12 अक्टूबर 2026 सोमवार से प्रारंभ होगी परीक्षा और अलग अलग चरणों में चलेगी। सेवारत शिक्षकों हेतु पात्रता परीक्षा होगी और खास बात, सभी श्रेणियों और संवर्ग के लिए इसकी फीस जो रखी गई है वो 1000 रुपए प्रति प्रश्न पत्र रखी गई है। कितनी? 1000 रुपए प्रति प्रश्न पत्र रखी गई है। तो इससे तात्पर्य आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, चाहे आप एसटी हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो या फिर अनरिजर्व हो, सभी के लिए 1000 रुपए फीस का आपको भुगतान करना होगा। इसके साथ ही जो कियोस्क जो ऑनलाइन रहेगा, एमपी ऑनलाइन, उस पे 60 रुपए यहां पर दे होंगे। इस पे लिखा कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थी तो एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 60 रुपए दे रहेगा। और इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन करने पर फॉर्म भरने का शुल्क जो रहेगा वो 20 रुपए रहेगा। तो मोटा मोटा अमाउंट मान के चले कि 1060 रुपए से 1100 रुपए तक का अपन मान लेते हैं कि मोटा मोटा 1060 रुपए से लगाकर 1100 रुपए तक आपको इसका खर्चा आएगा फॉर्म भरने का। अब खास बात है, परीक्षा जो स्टार्ट होगी, परीक्षा का दिन है 12 अक्टूबर 2026 से स्टार्ट होगी, सोमवार से प्रारंभ होगी और परीक्षा 2 पालियों में चलेगी। प्रथम जो शिफ्ट रहेगी उसका जो समय रहेगा परीक्षा का वो 10 से 12:30 तक रहेगा, यानी 2.5 घंटे की आपकी परीक्षा रहेगी। और दूसरी जो शिफ्ट रहेगी उसमें आपको परीक्षा देना होगी, उसका समय रहेगा 3 से 5:30 के बीच का, यानी कि वापस 2.5 घंटे की आपकी परीक्षा रहेगी। आपको सेंटर पे सुबह 8 से 9 के बीच में पहुंचना रहेगा सुबह वाली शिफ्ट में, और दोपहर वाली शिफ्ट में आपको पहुंचना रहेगा 1 से 2 के बीच में, आपकी परीक्षा 3 से 5:30 तक चलेगी। अब बात करते हैं यहां पर जो मुख्य बात है उसके बारे में हम लोग चलेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपका जो आधार कार्ड, यदि अभी तक आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं है और उस पर आपने कुल मिलाकर के कि आपका आधार कार्ड यदि मोबाइल नंबर से कनेक्ट नहीं है तो उसको आप अभी सुधरवा लीजिए, कनेक्ट करवा लीजिए आपके मोबाइल नंबर से, ताकि उस पर ओटीपी जनरेट हो सके, क्योंकि ई-केवाईसी के माध्यम से आपका फॉर्म फिलअप होगा। बात करते हैं यहां पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील 1385/2025 और 1386/2025 में क्या आदेश पारित हुआ, जो 1 सितंबर 2025 के अनुसार है, उसके अनुसार ये परीक्षाएं होगी। तो इसमें 2 परीक्षाएं होगी, एक तो प्राथमिक शिक्षकों के लिए और दूसरी माध्यमिक शिक्षकों के लिए। किसके लिए? सेवारत शिक्षकों के लिए, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत है, यानी कि पढ़ा रहे हैं, उन शिक्षकों को ये परीक्षा देना होगी। अब बात करते हैं इन परीक्षा से पहले यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें दे रखी है, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ हम आपको ले चलते हैं। तो ये जो सेवारत शिक्षकों की नियम पुस्तिका पाठ्यक्रम की तरफ हम चल रहे हैं, उससे पहले कुछ जो आदेश जारी हुए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसका हवाला यहाँ पर दिया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील 1385 और 1386 तथा अन्य समरूप याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 1 सितंबर 2025 के अनुसार प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ाने वाले ऐसे शिक्षक जिन्होंने पूर्व में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी, उन्हें पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य और माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश का यहां पर पैराग्राफ दिया हुआ है। तो इस पैराग्राफ में जो उल्लेख किया गया है वो आर्टिकल 142 के अनुसार बात की गई है। और इसमें एक बात की गई है, भारत का जो संविधान है उसके अनुसार कि जो टीचर है उसके लिए 5 वर्ष, उसमें लिखा हुआ है लेस देन द 5 ईयर सर्विस लेफ्ट, यानी ऐसे शिक्षक जिनकी 5 वर्ष से कम की सर्विस बाकी है, उनको में कंटिन्यूइंग सर्विस टिल दे द अटेन इन द एज ऑफ
मतलब जब तक वो रिटायर्ड नहीं हो जाता तब तक उनको अपनी सेवाएं कंटिन्यू देना होगी और उनको परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। वो यहाँ पर ऐसी बात लिखी हुई है, हैविंग लेस देन द 5 ईयर सर्विस लेफ्ट, ये बात इसके अंदर लिखी हुई है। तो यदि आपका रिटायरमेंट की अवधि 5 वर्ष या उससे कम है तो आपको परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। आगे बात इसी के अंदर कही गई है, जो परीक्षाएं हो रही है ये आरटीई के नियम के अंतर्गत आपको देना होगी, यानी राइट टू एजुकेशन का जो कानून आया था उसके अनुसार ही आपको परीक्षाएं देना होगी। एक और खास बात यहाँ पे कही गई है कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के क्रम में प्रस्तुत रिव्यू पिटीशन में जो आगे कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टीटी उत्तीर्ण करने की समयावधि 2 वर्ष से 3 वर्ष कर दी गई है, मतलब 3 वर्ष के अंदर अंदर आपको अपनी टीटी की परीक्षा उत्तीर्ण करना होगी। और यहाँ पर एक अच्छी खास बात दी हुई है कि आदेश के अनुसार ऐसे शिक्षक जो प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के को शिक्षा के अधिकार नियम के तहत दिनांक 31 अगस्त 2028 के पूर्व पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य, उक्त क्रम में प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की पात्रता परीक्षा आयोजित की जा रही है। तो कुल मिलाकर क्या कहने का मतलब यहाँ पर कि सीधा सा 31 अगस्त 2028 से पहले आपको परीक्षाएं उत्तीर्ण करना होगी। अब इस परीक्षा में समस्त शासकीय विद्यालयों यानी कि गवर्नमेंट स्कूलों में जो पढ़ाने वाले प्राइमरी स्तर के ऐसे सभी शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, सहायक अध्यापक, संविदाशाला शिक्षक वर्ग 3, प्रयोगशाला सहायक, प्राथमिक शिक्षक विज्ञान, सहायक शिक्षक विज्ञान सम्मिलित हो सकेंगे, जिनके द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटी के अनुसार आयोजित पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की गई है, यानी कि जिनकी भर्ती डायरेक्ट हुई है और उन्होंने कोई भी आज तक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, उनके लिए यह परीक्षा का आयोजन किया जाएगा माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। इसके अतिरिक्त अशासकीय विद्यालयों में प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन कराने वाले ऐसे शिक्षक जो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की वे भी सम्मिलित हो सकते हैं। देखो खास बात एक और यहाँ पर है कि ऐसे टीचर जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर, प्राइमरी स्कूलों के अंदर अध्यापन करा रहे हैं और जिन्होंने अभी तक टीईटी की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की वो भी इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। तो यदि आप प्राइवेट स्कूल में अपना अध्यापन कार्य करवा रहे हैं और आपने टीईटी की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है तो आपको भी टीईटी करना अनिवार्य होगा, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में, हो सकता है बोल रहा हूं मैं, आने वाले समय में ऐसे नोटिफिकेशन आ जाए या ऐसे आदेश आ जाए कि प्राइवेट संस्थाओं में पढ़ाने वाले शिक्षकों के पास भी टीईटी मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होना अनिवार्य है। यहां पर देखें ये पात्रता परीक्षा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में सेवारत शिक्षकों के लिए विशेष पात्रता परीक्षा के रूप में आयोजित की जा रही है। अतः इनकी पात्रता परीक्षा परिणाम भविष्य में शासकीय शिक्षकों के पद पर सीधी भर्ती की नियुक्ति के लिए मान्य नहीं होगा। एक खास बात याद रखिएगा, यदि कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक, ध्यान रखिएगा, यदि इस परीक्षा को उत्तीर्ण करते हैं तो वो ये क्लेम नहीं कर सकता है कि भैया मैं कुल मिलाकर मैंने टीईटी उत्तीर्ण कर लिए तो मैं गवर्नमेंट सर्विस के लिए एलिजिबल हो गया हूं, ऐसा वो नहीं होगा, मान्य नहीं होगा। इसका कुल मिलाकर कहने का मतलब है परीक्षा का केंद्र जो अलग अलग सेंटर्स होंगे, जो भी 15-16 केंद्र कर्मचारी चयन मंडल द्वारा निर्धारित किए गए उन केंद्रों पर परीक्षा होगी। अब आपको जो बात अच्छे से याद रखना है वो ये रही कि शिक्षक पात्रता में आपको पास होने के लिए क्या चाहिए। तो आपको पास होने के लिए यदि आप एससी कैटेगरी से आते हो, एसटी कैटेगरी से आते हो, ओबीसी कैटेगरी से आते हो या एडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो तो आपको 50% अंक चाहिए पास होने के लिए। तो कुल मिलाकर ये परीक्षा आपकी होगी 150 अंकों की, तो उसका 50% निकालेंगे तो आपको 75 अंक चाहिए। कितने अंक चाहिए? 75 अंक चाहिए पास होने के लिए। और यदि आप अन्य कैटेगरी के, अन्य का मतलब सीधा सा अनरिजर्व यानी अनारक्षित कैटेगरी के, तो आपको चाहिए 60%, मतलब 150 के पेपर में से आपको चाहिए 90 अंक पास होने के लिए। कितने चाहिए? 90 अंक आपको चाहिए। तो यदि आप किसी कैटेगरी से आते हो, एसटी, एससी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से आते हो तो आपको चाहिए 75 अंक पास होने के लिए। और यदि आप अनरिजर्व है या अनारक्षित है तो आपको चाहिए 90 अंक पास होने के लिए। अब यहां पर जब हम बात करते हैं परीक्षा, प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा सेवारत शिक्षक 2026 हेतु परीक्षा योजना पाठ्यक्रम के बारे में, तो यह विमर्श पोर्टल पे पहले जारी कर दिया गया था। इसको मैं आपको एक बार बता देता हूं। प्राथमिक शिक्षकों की बात हो रही है, उसके बाद माध्यमिक शिक्षकों के बारे में भी हम बात करते हैं। तो लगभग दोनों का पाठ्यक्रम में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, फिर भी हम समझ लेते हैं। पात्रता परीक्षा है तो 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा जिसकी अवधि 2.5 घंटे की रहेगी, यानी 2 घंटा 30 मिनट की रहेगी। ध्यान रखिएगा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा, यानी कि टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। और खास बात है नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी ऋणात्मक मूल्यांकन इसके अंदर नहीं होगा। पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न जो होंगे मल्टीपल चॉइस टाइप के, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जिनके 4 विकल्प होंगे और उसमें से एक विकल्प आपका सही होगा। अब बात करते हैं हम आपको क्या क्या पढ़ना होगा, उसके क्रम में आपको ले चलता हूं।
तो बाल विकास या शिक्षा शास्त्र जिसको हम पेडागोजी बोलते हैं उसके 30 प्रश्न आएंगे जो कि 30 अंकों के रहेंगे। भाषा यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट जो भी आप सिलेक्ट करते हो, जो भी लैंग्वेज फर्स्ट आप सिलेक्ट करोगे उसका 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर करेंगे। लैंग्वेज सेकंड हिंदी इंग्लिश संस्कृत जो भी आपकी लैंग्वेज है वो आप सिलेक्ट करेंगे, 30 प्रश्न आएंगे 30 अंक के। मैथमेटिक्स यानी गणित के प्रश्न आएंगे 30 नंबर के और 30 प्रश्न रहेंगे। और एनवायरमेंटल स्टडी यानी पर्यावरण अध्ययन के 30 प्रश्न आएंगे 30 अंक के। इस तरीके से कुल मिलाकर 150 अंकों का आपका पेपर होगा। तो अभी हमने कहा कि यदि आप किसी कैटेगरी से आते हो तो आपको पास होने के लिए 50% और यदि आप अनरिजर्व से हो तो आपको 90% आपको लाना होंगे। अब देखो यहाँ पर एक अच्छी सी बात कह दी हुई कि प्रश्नों की प्रकृति एवं स्तर जो है वो निम्नानुसार होगा। क्या रहेगा? बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न 6 से 11 वर्ष आयु समूह के शिक्षण एवं सिखाने की शैक्षिक मनोवैज्ञानिक पर आधारित होंगे, याद रखिएगा। और भाषा 1 का प्रश्न पत्र आवेदन पत्र में चुनी गई भाषा के माध्यम की कुशलता पर आधारित होगा। और भाषा 2 भाषा 1 से पृथक होगा। जैसे आपने यहां पर भाषा ए फर्स्ट में आपने हिंदी को ले लिया तो भाषा सेकंड में आप इंग्लिश और संस्कृत दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं, ये आपके ऊपर रहेगा। और एक बात तो यहाँ पर गणित और पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न पत्र विषय की अवधारणा समस्या समाधान और शिक्षा शास्त्र की समझ पर आधारित होंगे। तो ये सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, सिलेबस नोटिफिकेशन में पूरा दिया हुआ है। मैं इस पूरे सिलेबस को पढ़कर समय खराब नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर हम ये पूरा सिलेबस आपने देख लिया होगा। यदि आपको सिलेबस में कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, उसके वीडियो लेक्चर भी हम लेकर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे हिंदी भाषा की बात हो रही है 30 प्रश्न, तो उसमें भाषाई समझ, अबोध, व्याकरण, भाषा सीखना, ग्रहणशीलता, मतलब कुल मिलाकर कहने का। और यदि अंग्रेजी भाषा है तो अंग्रेजी भाषा भी आप चुनते हो तो अंग्रेजी भाषा यहाँ पर दी हुई है, यहाँ पर संस्कृत भाषा, ठीक है। तो मैंने आपको कहा कि आपकी 3 भाषा है, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। इन 3 में से कोई 2 भाषा का आपको चयन करना होगा। यह आपने पूरा सिलेबस के अंदर देख लिया होगा। आगे चलते हैं इसी के बाद में। इसके अंदर और भी भाषा यहाँ पर दी हुई है, उर्दू भाषा का भी इसमें समावेश किया गया है। पर उर्दू भाषा के जो अभ्यर्थी होते हैं या शिक्षक होते हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है। पर ये 3 भाषा इनमें से किसी एक को चूज कर सकते हो। यदि आप उर्दू भाषा को भी चूज करना चाहते हैं तो उर्दू का भी आप चुनाव कर सकते हैं। तो इसके बाद मैथमेटिक्स का भी सिलेबस यहाँ पे दिख रहा है। यदि मैंने भी आपको कहा है कि यदि आप को किसी सब्जेक्ट में पढ़ने में समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो उसी का वीडियो लेक्चर भी इस आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हम लेकर आ सकते हैं। आपने सिलेबस पूरा नोटिफिकेशन में देख लिया होगा और उस सिलेबस को आपने समझ लिया होगा। आगे चलते उसका सेकंड चैप्टर की तरफ चलते हैं। माध्यमिक शिक्षकों की पात्रता परीक्षा की बात यहाँ पर की गई है। अब मैं माध्यमिक शिक्षकों की तरफ आ जाता हूँ। यदि माध्यमिक शिक्षकों की बात करें तो सेम टू सेम वही कंडीशन है जो प्राथमिक वालों के लिए है। 3 वर्ष के अंदर आपको परीक्षा उत्तीर्ण करना होगी। 31 अगस्त 2028 से पहले आपको परीक्षा कंप्लीट करना होगी। इस परीक्षा में समस्त शासकीय विद्यालय माध्यमिक स्तर के ऐसे शिक्षक जो शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, अध्यापक, संविदा शिक्षक वर्ग सभी इसके अंदर आते हैं और वो व्यक्ति इसके अंदर शामिल होंगे। और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर भी इस परीक्षा को दे सकते हैं। सेम टू सेम क्राइटेरिया 50% कैटेगरी वालों के लिए और अनरिजर्व के लिए 60% अंक लाना रहेंगे। और इसमें भी सेम टू सेम वही क्राइटेरिया रहेगा। इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा कि हिंदी और संस्कृत इसमें से आपको एक भाषा चुनना होगी, जिसमें से 8 नंबर का प्रश्न रहेंगे, 8 प्रश्न रहेंगे और 8 नंबर के। सामान्य अंग्रेजी जो रहेगी 5 प्रश्न रहेंगे 5 अंक के। सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटना और तार्किक आंकिक योग्यता रहेंगे 7 प्रश्न 7 नंबर के। शिक्षा शास्त्र रहेगा 10 प्रश्न आएंगे 10 नंबर के। तो टोटल पहला पार्ट आपका रहेगा यहाँ पर कितना 30 नंबर का रहेगा। भाग बी जो रहेगा वो 120 अंकों का रहेगा, जिसमें हिंदी भाषा के 120 प्रश्न, जो भी आपके लैंग्वेज जिस विषय के आप अध्यापक, यदि आप हिंदी के टीचर है तो हिंदी की तैयारी आपको करना होगी। अंग्रेजी के टीचर तो अंग्रेजी 120 प्रश्न आएंगे। संस्कृत पढ़ाते हो संस्कृत, उर्दू पढ़ाते हैं तो उर्दू, गणित तो गणित और विज्ञान तो विज्ञान। तो यहाँ पर 6 अलग अलग विषय दिए हुए हैं। तो इनका 120 नंबर का आपका पेपर होगा और 30 नंबर का ये जो ऊपर हमने बताया इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से 150 नंबर का पूरा आपका समावेश होगा। और एक और सामाजिक विज्ञान 7वां जो विषय दिया हुआ, तो कुल मिलाकर आपके कितने विषय हो गए यहाँ पर 7 विषय। कौन से? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो ये पेपर आपको देना होगा और इसका सिलेबस भी आपने देख लिया होगा, विमर्श पोर्टल पे भी जारी हुआ था और यहाँ पर भी सिलेबस दिया हुआ है। तो इस सिलेबस के बेसिस पर आपको अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना होगा। और यदि आपको किसी टॉपिक में डाउट है, कुछ दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके वीडियो लेक्चर हम कोशिश करेंगे कि एक्सपर्ट के द्वारा आप तक उपलब्ध करवा दे, आप तक पहुंचा दी जाए। तो शिक्षक साथियों से अनुरोध है
कि विद्यालय में पढ़ाने के साथ साथ में घर पे जितना भी आपको समय मिलता है धीरे धीरे अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें, रेगुलर बने, ताकि जो आपकी परीक्षाएं 10 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है उसमें निश्चित रूप से आप सफल हों। ये हमारी आपसे कामना है और कोशिश करें कि पहली बार में यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हम 50% या फिर 60% अंकों के साथ में पूरी परीक्षा को उत्तीर्ण कर लें। तो कुल मिलाकर कहने का सीधा सा अर्थ है कि आपको परीक्षा तो देना होगी, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है इसलिए। तो शिक्षक साथियों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। यदि आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो लेक्चर की आवश्यकता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर हमें बता सकते हैं। हम उसका जो वीडियो लेक्चर है या फिर नोट्स है वो हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। बात यह है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट को अभी से कंप्लीट करना है। तो डॉक्यूमेंट के मैं बता देता हूं आपको सूची। ये पात्रता परीक्षा केवल सेवारत शिक्षकों के लिए था। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित जानकारी यथा आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करना होंगे। क्या क्या? अभ्यर्थी का कलर फोटो, ध्यान रखिएगा कलर फोटो जब आप खिंचाएं तो जो बैकग्राउंड रहे वो व्हाइट कलर का रहे, पीछे का बैकग्राउंड, और हस्ताक्षर और स्वयं की हस्तलिपि। आवेदक की जन्म तिथि के प्रमाण पत्र हेतु 8वीं, 10वीं अथवा 12वीं की अंकसूची आवश्यक होगी। इसके अलावा यदि आप किसी कैटेगरी से आते हो, यदि आप SC, ST, OBC, AWS कैटेगरी से आते हैं तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र यदि नहीं है तो अभी कंप्लीट करवा लीजिए आप, क्योंकि आपका जो जाति प्रमाण पत्र शिक्षक साथियों बना हुआ है वो बहुत पुराना है। तो आपको किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आप जाति प्रमाण पत्र को भी कंप्लीट करवा लीजिए। इसके अलावा दिव्यांग अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा दिव्यांग जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। यदि कोई दिव्यांग कैटेगरी का व्यक्ति है तो उसके पास में दिव्यांगता का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। आवेदक को अपना मूल नियुक्ति आदेश, जो आपको फर्स्ट नियुक्ति आदेश है वो भी स्कैन करना होगा, अपलोड करना आवश्यक है। आवेदन पत्र में नियुक्ति आदेश क्रमांक, दिनांक, कार्य स्थल, डाइस कोड की जानकारी भरना अनिवार्य होगी। मतलब वर्तमान में आप कहां पर कार्य कर रहे हैं वो जानकारी आपको फिलअप करना होगी। शासकीय शाला में सेवारत शिक्षकों को यूनिक आईडी या IFMS कोड की जानकारी भी भरना अनिवार्य होगी। निजी विद्यालय के शिक्षकों के लिए अनिवार्य नहीं होगा। मतलब ये जो जानकारी इसमें कही गई वो कंप्लीट आपको करना होगा। आवेदन पत्र में आवेदक अपने हस्तलिपि में निम्नलिखित विवरण टेक्स्ट लिखकर अपलोड करेंगे। जैसे टेक्स्ट सभी परीक्षा में होता है, मैं घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। इसके अलावा इसमें आगे और बातें दी गई कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को कलर फोटो, हस्ताक्षर की स्वयं हस्तलिपि को निर्धारित प्रारूप में फॉर्मेट में स्कैन कर संलग्न करना होगा। तो ये कोई जो MP ऑनलाइन पर एक्सपर्ट जो काम करते हैं वो आसानी से कर देंगे आपका। अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा होना चाहिए, मतलब फ्रंट से, ऐसा नहीं आड़ा टेढ़ा फोटो नहीं होना चाहिए, सीधा साधा फोटो होना चाहिए जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान क्लियर दिखाई दें और स्पष्ट दिखाई दें। और साथ में यदि आपका फोटो कुछ गड़बड़ होता है, सिग्नेचर में गड़बड़ होता है तो आपका आवेदन पत्र भी निरस्त हो सकता है, ध्यान रखिएगा। और खास बात है, फोटोग्राफ जो है आपका 3 माह से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, लेटेस्ट खिंचाया होना चाहिए, ताकि उसमें नीचे डेट मेंशन आप करवा दीजिएगा कि उसमें क्या रहे। यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग लाया जाता है तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवा सकते हैं। काले चश्मे में खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा। यदि सपोज में चश्मा मेरे को लगता है तो मैं चश्मे में लगाकर फोटो खिंचवा सकता हूं, कोई तकलीफ नहीं उसमें। पर जब आप चश्मा है तो चश्मा ब्लैक कलर का नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ में किया गया फोटो ही काउंसलिंग चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाना। मतलब आप जो फोटो खिंचाए तो उसको वो फोटो कम से कम लगभग 12-15 फोटो आपके पास होना चाहिए। तो क्यों कह रहा, फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियां सुरक्षित रखी जानी चाहिए। तो मैं तो 12-15 आपको कह रहा हूं कि जो भी आप फोटो अपलोड कर रहे हो उसके 10-12 फोटो आपके पास में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 2 फोटो लेके आए और भैया एक लगा दिया, एक घूम गया तो फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होते, ऐसा नहीं होना। आगे चलते हैं। इसमें फोटो क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, हस्ताक्षर भी व्यवस्थित और अच्छे होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। चाहे आप अंग्रेजी में हस्ताक्षर करें, हिंदी में करें, व्यवस्थित होना चाहिए। एक तो लघु हस्ताक्षर मान्य नहीं है और एक कैपिटल लेटर में जो हस्ताक्षर है वो भी मान्य इसमें नहीं किए जाते, याद रखिएगा। और जो आवेदन का जो प्रारूप है वो MP ऑनलाइन पर जो भी उपलब्ध होगा ASB के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको कंप्लीट करना होगा। तो आवेदक को आवेदन पत्र में शरीर का स्थायी चिन्ह परीक्षा समय प्रस्तुत किए जाने वाले फोटो, पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक अनिवार्य रूप से अंकित किया है। मतलब कुल मिलाकर जब आप परीक्षा देने जाए तो आधार कार्ड सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो आधार कार्ड के नंबर्स उसमें अपलोड होंगे तो आधार कार्ड आप वहां पर लेके जरूर जाइएगा। तो ये कुछ नियम है, याद रखिएगा, जो आपको फॉलो करना होंगे। अब एक और खास बात इसके अंदर ये आएगी, जो आपका रिजल्ट आएगा ना, वो रिजल्ट जो आएगा नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पर आएगा। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो परीक्षाएं होगी आपकी वो अलग अलग शिफ्टों में चलेगी। तो उसमें जैसे किसी दिन
कैंडिडेट कम है, किस दिन कैंडिडेट ज्यादा है, तो पूरी जो परीक्षा होगी उसमें जो आपकी आंसर की के बेसिस पर आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू आएगा। किसके थ्रू आएगा? नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू इसके अंदर आएगा। खास बात है अनुचित साधन वाला भी सिस्टम रहेगा, तो कोई भी शिक्षक साथी गलती से बोल रहा हूं, गलती से अपने पास में कोई भी पेपर या कोई भी ऐसी चीज नहीं चली जाए जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, ताकि हमें एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। और यहां पर जो बता रखा है ये कुल मिलाकर मैं कह रहा हूं नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पर आपका रिजल्ट तैयार होगा, ये कहने का हमारा सीधा सा अर्थ है। तो शिक्षक साथियों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक जय हिंद जय भारत।